टिप्पणी में ही पूछी जाती है। सीआरपीसी की धारा 2B की परिभाषा आ चुका है, ये भी यूपी में भी आ चुका है और आपका टिप्पणी में जो सीआरपीसी की धारा 2B में डिफिनीशन दी गई है वह आरोप की डिफिनीशन दी गई है, यानी कि चार्ज की। देखिए आपका ये जो पूछा गया क्वेश्चन का मॉडल बना दिया जाए, आरोप से आप क्या समझते हैं, और अगर टिप्पणी में केवल दे कि आरोप, तो आप केवल चार्ज या आरोप के बारे में लिखिए। और अगर आपका इसमें क्वेश्चन दे दे कि आरोप को परिभाषित करते हुए, और आपका और विस्तृत भी दे सकता है कि आरोप की अंतर वस्तु बताइए, यानी कि कंटेंट बताइए, यानी कि आरोप के अंदर क्या लिखा जाता है, या ये पूछा जाता है, या यूपीजे का एपीओ का मॉडल है आरोपों का संयोजन, यानी कि आरोपों को एक जगह कैसे एकत्र किया जाएगा, किन किन आरोपों को, ये भी कठिन क्वेश्चन आता है, सबसे उलझाऊ क्वेश्चन है जो आपको आगे बताया जाएगा। तो देखिए आरोप का पहले समझ लीजिए भाई आरोप होता क्या है, उसके बाद बैरक शुरू किया जाए, क्योंकि भाई नए लोगों के दिमाग में भी तो कुछ बैठना चाहिए कि आरोप का मतलब क्या है। और यूपी का मॉडल आपका अलग बनता है, देखिए उसको भी बताना है। आरोप और आरोप पत्र में अंतर बताइए, यानी कि यहीं से अंतर शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा, आरोप और आरोप पत्र में क्या बताइए अंतर। देखिए आरोप का पहले मतलब समझिए भाई आसान भाषा में, तब लीगल भाषा में हम बताएंगे। आरोप का मतलब हुआ इल्जाम लगाना। इल्जाम लगाना का मतलब कि दोषारोपण करना। दोषारोपण कौन करता है आरोप में? न्यायालय। यानी कि अभियुक्त ने जो काला कारनामा किया है या अभियुक्त ने जो अपराध किया है, उन अपराधों को आपका लिखकर आपका अभियुक्त को बता दिया जाए कि तुमने ये अपराध किया है और इसी अपराध के लिए तुम्हारे खिलाफ आगे मुकदमा चलाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ शॉर्टकट में कि जब न्यायालय अभियुक्त पर दोषारोपण करता है, इल्जाम लगाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज या आरोप। आरोप का निर्माण या आरोप का विवेचन न्यायालय करता है। आरोप जब लगा देगा तो पढ़कर सुनाया जाएगा, अभियुक्त को समझाया जाएगा, फिर पूछा जाता है कि जो इल्जाम हमने तुम पर लगाया है, क्या तुम इस इल्जाम को स्वीकार करते हो कि विचारण की मांग करते हो। तो अभियुक्त के पास विकल्प होता है, या तो वह उन इल्जामों को स्वीकार करे या इनकार करे, या मौनी बाबा की तरह क्या रह जाए? मौन। या आपका ये उसके पास विकल्प है। आरोप की जहाँ तक बात है ये सामान्य भाषा में बताया गया। आरोप पत्र क्या होता है हल्का सा भी जानना है। आरोप पत्र जो होता है इसको इंग्लिश में चार्ज शीट कहा जाता है, या चालानी शीट या चार्ज शीट या आरोप पत्र। ये जो आरोप पत्र होता है ये पुलिस पेश करती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है, और इसमें पुलिस ये लिख कर भेजती है कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त हैं, अतः अभियुक्त के विरुद्ध आगे न्यायिक कार्यवाही को बढ़ाया जाए। तो आरोप पत्र कौन भेजती है? पुलिस भेजती है। क्या लिखकर? साक्ष्य पर्याप्त है कि अपर्याप्त? पर्याप्त। तो साक्ष्य पर्याप्त है कि अपर्याप्त? पर्याप्त है। ये कौन लिखकर भेजी है? पुलिस। तो आगे अंतर बताया जाएगा, लेकिन ये जानिए कि आरोप का निर्माण पुलिस नहीं करती, कौन करता है? न्यायालय। और आरोप पत्र कौन भेजती है कोर्ट में? पुलिस, अन्वेषण के बाद। ये तो कम से कम। अब आइए आरोप को एक एक करके चला जाए भाई। धारा 2B में आरोप को परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले
आप बेयर एक्ट की भाषा लिखेंगे। चूंकि एक लाइन की बेयर एक्ट है तो आपका कर्तव्य है कि उस एक लाइन को हूबहू क्या करिए, रट्टा मार कर जाइए। देखिए आपका आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो कोई भी शीर्ष है, यानी कि आपका यही बताया गया कि आरोप के अंतर्गत जब एक से अधिक शीर्ष हो तो ऐसी दशा में कोई भी शीर्ष आरोप के अंतर्गत आता है। अब आपको कहा जाए कि इस परिभाषा से क्या अर्थ निकला, तो कोई अर्थ नहीं निकला। यानी कि परिभाषा तो दी गई है लेकिन बस ये लिखा गया कि अगर एक से क्या हो, अधिक शीर्ष हो तो कोई भी शीर्ष किस में आएगा, आरोप के अंतर्गत। तो आखिर शीर्ष समझना है और उसके बाद हम व्याख्या डिटेल में करेंगे। तमाम सेक्शन कोरिलेट होंगे यहाँ, यानी कि कम से कम 7-8 सेक्शनों को क्या करना है, कोरिलेट। देखिए आपका शीर्ष का मतलब क्या हुआ ये आपको जानना है। शीर्ष मतलब की धाराएं। देखिए आपका कभी काल ये होता है कि जब आरोप निर्मित करता है न्यायालय तो उसमें या तो एक धारा लिखता है या एक से अधिक धारा। अब एक उदाहरण बनाइए, उदाहरण से शीर्ष को समझने का प्रयास करिए। देखिए ए बी के घर में अपराध करने के लिए घुसा तो वह हो जाएगा आपका आपराधिक अत्याचार, और अगर घर में घुसा है तो गृह अत्याचार। तो ए ने पहला अपराध कौन किया, हाउस ट्रेसपास किया या गृह अत्याचार, और तोड़ फोड़ कर घुस गया तो गृह भेदन, तो उतना नहीं, गृह अत्याचार ही कराइए। जब ए बी के घर में घुसा तो बी की टीवी देखा और टीवी फोड़ दिया, तो बताइए ए ने कौन सा अपराध कर दिया, मिसचीफ का या किसका, रिश्ती का। और ए गया और बी के घर में घुसा और देखा कि घड़ी मेज पर रखी गई है और चुपके से घड़ी लेकर चंपत हो गया, यानी कि फरार हो गया, घड़ी लेकर धीरे से चला आया, तो कौन सा अपराध किया, चोरी। अब ऐसी दशा में चूंकि एक ही समव्यवहार में सेम ट्रांजैक्शन में 3 अपराध ए ने किया तो FIR 1 दर्ज होगी, और ऊपर जब FIR दर्ज होगी तो जो सेक्शन चोरी के, गृह अत्याचार के या मिसचीफ या रिश्ती के हैं, आबलिक क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर पुलिस ने विवेचना की, तफ्तीश की, पूछा भी गया था बिहार में, अन्वेषण किया, तफ्तीश की, खोज की, विवेचना की, और विवेचना के पश्चात 173 के तहत रिपोर्ट भेजी मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, और आपका अब आरोप की बारी आती है। तो अब समस्या ये आई कि अपराध 3 हुए हैं, तो ऐसी दशा में आपका जब इल्जाम न्यायालय लगाएगा तो कितनी धाराओं के तहत लगाएगा, 3। तो ये जो अलग अलग अपराध की धाराएं आरोप में लिखी जाएंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष। तो अगर एक ही अपराध किया हो तो एक शीर्ष वाले आरोप, और 3 अपराध किया और आबलिक करके न्यायालय ने ऊपर क्या लिख दिया, सेक्शन, तो अगर एक से अधिक शीर्ष है तो कोई भी शीर्ष किस में आएगा, आरोप के अंतर्गत। यानी कि शीर्ष का मतलब हुआ कि जो धाराएं क्या की गई है अपराध की, उस पर अप्लाई की गई है। तो परिभाषा, उदाहरण अब बैक हो जाइए फिर आपका परिभाषा पर। इस परिभाषा में अगर हम देखें तो आरोप की परिभाषा, माने परिभाषा से आरोप स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो आरोप होता क्या है, अब अपनी परिभाषा आपको बनानी पड़ेगी। देखिए कैसे बनाया जाता है। आरोप या चार्ज का शाब्दिक अर्थ होता है दोषारोपण करना या इल्जाम लगाना। तो एक ही कोई लिखिएगा मेंस में, इल्जाम न लिखकर शुद्ध आपका जो हिंदी है क्या करना, दोषा।
रोपण करना। जब न्यायालय किसी अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के बारे में अभियुक्त पर दोषारोपण करता है तो उसी को आरोप कहा जाता है। अर्थात जब न्यायालय दूसरी भाषा में अभियुक्त ने किस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया या किस वस्तु के खिलाफ अपराध किया ये लिख दे, किस समय पर अपराध किया ये लिख दे, किस तिथि पर अपराध किया ये लिखे और ये लिख कर न्यायालय किसको समझा दे बुझा दे, यानी कि किसको बता दे अभियुक्त को, तो इसी को आरोप कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में हम कहें कि आरोप अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया ऐसा दोषारोपण है जिसमें न्यायालय अभियुक्त द्वारा किए गए अपना अपराध, अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया है या वस्तु के खिलाफ, उसका नाम लिखा जाएगा। वस्तु के खिलाफ किया है तो वस्तु का नाम, और व्यक्ति के खिलाफ अभियुक्त ने किया है तो किसका नाम, व्यक्ति का, वह समय वह स्थान लिखा जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आरोप। अब इसको आपका जूरिस्प्रूडेंशियल बेस भी लिखना है। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। आरोप जो है वह नेचुरल जस्टिस के इस नियम को प्रश्रय देता है, अर्थात आरोप इसलिए लगाया जाता है ताकि अभियुक्त को पहले से ये जानकारी होगी कि उसका मुकदमा किन अपराधों के लिए चलेगा, और अगर पहले से उसे जानकारी होगी तो वह अपनी प्रतिरक्षा या डिफेंस या बचाव उचित रूप से कर सकता है। तो आरोप का जूरिस्प्रूडेंशियल बेस या विधिशास्त्रीय आधार लिखना है। कौन सा लिखना है, नेचुरल जस्टिस। क्यों आरोप लगाया जाए, ताकि अभियुक्त अपना बचाव अच्छे से पहले से जानकारी रहेगी तो क्या कर सकता है, कर सकता है। जहाँ तक आरोप की बात है, अब आगे बढ़ा जाए। आरोप की जहाँ तक बात है, आरोप के कुछ विचारणों में आरोप लिखित रूप में निर्मित होते हैं, जबकि कुछ विचारणों में आरोप का निर्माण लिखित रूप से न करके केवल सारांश या मुख्य बातें बताई जाती हैं। तो अब यहाँ आपको ट्रायल मेंस में लिखना पड़ेगा। दो विचारणों में आगे बताया जाएगा, दो विचारणों में जो आरोप लगाया जाएगा वह बहुत व्यापक रूप से लिखा जाएगा, लिखित में होगा, और विस्तृत रूप से हर एक बात क्या की जाएगी, लिखी जाएगी। वह ट्रायल दोनों याद रखिएगा। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण तथा मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण में आरोप लिखित में और विस्तृत रूप से निर्मित किया जाता है। रटे रहिए, कितने विचारण में, दो। जबकि समन मामलों के विचारण और समरी ट्रायल यानी कि संक्षिप्त विचारण में आरोप का लिखित में होना आवश्यक नहीं है। दोषारोपण लिखित में नहीं, छोटे मामले हैं तो केवल क्या बता दिया जाए तो पर्याप्त होगा, मुख्य बातें, यानी कि सारांश याद रखिएगा। आरोप के निर्माण से ही ट्रायल शुरू होता है, यानी कि विचारण शुरू होता है। तो इसके बाद आपका 3 शब्द परिभाषित किए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इसके बाद इंक्वायरी और ट्रायल, यानी कि अन्वेषण या तफ्तीश, दूसरा आपका जांच और तीसरा विचारण। लेकिन यहाँ बस एक लाइन जानना है कि आरोप के निर्माण से ही किसका प्रारंभ होता है, विचारण का। आरोप ही वह बिंदु है जो जांच को विचारण से अलग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरोप निर्माण के पहले
जितनी न्यायिक कार्यवाही की जाएगी वह इंक्वायरी मानी जाएगी, और आरोप के निर्माण से जो न्यायिक कार्यवाही की जाएगी उसे इंक्वायरी नहीं बल्कि उसको क्या माना जाएगा, विचारण। ये कई बार क्वेश्चन बना है भाई कि विचारण कहाँ से शुरू होता है, तो आरोप के निर्माण से। जहाँ तक आरोप की बात है, आरोप के बारे में विस्तृत प्रावधान सीआरपीसी की धारा 211 से लेकर 224 तक में किए गए। आगे बताया जाएगा कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, आपका 211 से लेकर कहाँ तक 224 तक लिखेंगे, एक लाइन बस। विस्तृत प्रावधान किया गया है, इसको तोड़ लिया जाए। 211 से लेकर 217 और 218 से लेकर 224, फिर दो भागों में सेक्शन को आगे हम डिटेल में बताएंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा। 211 से लेकर 217 तक आरोप की अंतर्वस्तु यानी कि आरोप के अंदर क्या लिखा जाएगा ये बताया गया है, जबकि आरोपों का संयोजन यानी कि कई आरोपों को एक साथ क्या करना, एकत्रित कर देना, इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है। आरोपों का संयोजन 218 से लेकर कहाँ तक, 224। ये आपको बताना पड़ेगा एक एक लाइन। अगर आरोप में परिवर्तन एक लाइन दिखा दीजिएगा। आपका धारा 216 बताती है कि आरोप में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन कब तक, निर्णय के पहले कभी भी। तो आरोप चेंज हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। कब तक हो सकता है, न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के पूर्व कभी भी। और ये आपका कह सकते हैं कि यानी कि कुल मिलाकर ये जो टिप्पणी बनाई गई आपका टिप्पणी में ही आता है, और 15 से 20 लाइन, और लेकिन कई धाराओं को कोरिलेट करके क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार आरोप भी समाप्त हो गया। अब आइए आरोप के बाद दो तीसरी परिभाषा है, ये ज़्यादा पूछी जाती है भाई। 2C को जब भी पढ़िएगा आपका 2L एक साथ पढ़ी जाती है। देखिए आपका धारा 2C और 2L को एक साथ पढ़िएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको एक साथ पढ़ना है। 2C में क्या परिभाषित है, 2L में क्या परिभाषित है। तो पहला आपका होना चाहिए कि जो बेयर एक्ट की भाषा है, चूँकि एक दो लाइन की है तो हूबहू क्या होनी चाहिए, याद। देखिए भाई 2C में संज्ञेय अपराध या आपका कॉग्निजेबल आपका ऑफेंस परिभाषित है। जो लोग नए हैं और संज्ञेय शब्द ना आए तो उसको आसान भाषा में लिखना है गंभीर, सीरियस, गंभीर। भाई न आए तो उसको जानिए कि संज्ञेय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गंभीर। और आपका असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा 2L में दी गई है। असंज्ञेय शब्द न आए तो उसको साधारण कहा जाता है, यानी कि सीआरपीसी गंभीरता के आधार पर अपराधों को दो वर्गों में बांटती है। कौन कौन से अपराध, एक सीरियस ऑफेंस जिसे कि सीआरपीसी में क्या नाम दिया गया है, संज्ञेय, याद रखिए। और दूसरा एक आपका ऐसे अपराध जो सीरियस प्रकृति के नहीं है, गंभीर प्रकृति के नहीं है, उनका लीगल भाषा में यहाँ क्या नाम होगा, असंज्ञेय अपराध, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कम से कम इतना याद रखें, संज्ञेय मतलब क्या, गंभीर, और असंज्ञेय का मतलब साधारण। अब आइए आपका संज्ञेय अपराध की परिभाषा 2C में दी गई है। पहले एक समझिए तब दूसरा फिर अंतर पूछा जाता है इंटरव्यू में, प्री में, मेंस में, तीनों में, और तीनों के लिए यही तैयार रखना है। और यही संज्ञेय असंज्ञेय पर पूरी सीआरपीसी लास्ट तक चल जाएगी।
तो लेकिन इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा चल रही है और एक एक शब्दों को देखिए कैसे इंटरव्यू प्री मेंस में पूछा जाता है। एक एक शब्दों को मैं गौर करिए। शब्द देखिए, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसका देखिए, भले आप लोग शब्दों को न तोड़ पा रहे हो, लेकिन मैं शब्द को तोड़ रहा हूँ। और 2C की परिभाषा, पहला इंटरव्यू में देखिए क्वेश्चन क्या बना है। धारा 2C में संज्ञेय अपराध परिभाषित है कि संज्ञेय मामला परिभाषित है कि दोनों? पहला क्वेश्चन तो ये, तो क्या परिभाषित है भाई? बेयर एक्ट पढ़ा गया तो क्या बताया गया? केवल मैटर की, ऑफेंस की मैटर की, दोनों अभी हमने बताया कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अभिप्रेत, ऐसा अपराध अभिप्रेत है और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत। अभी हम बताते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के तहत, फिर प्रथम अनुसूची देखना पड़ेगा, या किसी अन्य तत्समय, हम तोड़ दे रहे हैं बेयर एक्ट को बताते समय, अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत किसी व्यक्ति को आपका क्या कर सकती है? वारंट के बिना क्या कर सकती है? गिरफ्तार। यही तो शब्द निकले। अब इन्हीं एक एक शब्दों को मथना है और आपका कह सकते हैं कि बहुत विस्तृत परिभाषा में जानी है। यानी कि संज्ञेय अपराध की जो परिभाषा है, जो शब्द हैं, वह मुख्य रूप से जानने हैं, क्योंकि तमाम सेक्शन इससे कोरिलेट होंगे और एक एक आपका नए लोग भी पॉइंट पकड़ने का प्रयास करें। जो एक बार पढ़ चुके हैं बिहार एपीओ में, उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है। समस्या उनके लिए है जो बिल्कुल इस क्षेत्र में क्या है नए। तो दोनों लोगों के लिए भाई पढ़ाया जा रहा है। न समझ में आए तो एक बार बताइए, दोबारा बताया जाएगा। इतना जल्दीबाजी भी नहीं है अभी कि एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए। न है तो एक बार इशारा करिए। ये आपका पिछली बार यूपी में भी इंटरव्यू में पूछा गया और आपका पूछा गया बिहार में। कि आपका देखिए क्या पूछा गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल मैटर में क्या अंतर है? अंतर है कि एक ही है। तो जब दो शब्द लिखे गए हैं, अलग अलग लिखे गए हैं, तो अंतर है, तभी तो लिखे गए हैं। तो क्या अंतर है, यही आपको समझना है। देखिए, जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना में या तो नहीं, पहले इसकी भूमिका बांध दिया जाए भाई, तब आपका चला जाए, क्योंकि भूमिका इसकी बांधा जाए तब इसकी व्याख्या की जाए। देखिए, आपका दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों की गंभीरता के आधार पर अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के हैं और जिनसे पूरा सोसाइटी इफेक्टेड होती है, यानी कि पूरा समाज प्रभावित होता है। केवल पीड़ित ही नहीं, कौन प्रभावित होता है? पूरा समाज। ऐसे अपराधों को सीआरपीसी संज्ञेय या कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है, जबकि ऐसे अपराध जिसमें पूरा समाज प्रभावित न होकर, पूरी सोसाइटी इफेक्टेड न होकर, केवल व्यक्ति पीड़ित ही प्रभावित होता है, ऐसे अपराधों को कैसा अपराध बनाया गया है? नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि असंज्ञेय, यानी कि साधारण। वास्तव में अगर हम देखें तो जितने असंज्ञेय अपराध हम बताएंगे, वे अपराध एक प्रकार से टाट या अपकृत है, क्योंकि अपकृत में भी पूरा समाज प्रभावित नहीं होता। कौन प्रभावित होता है? पीड़ित।
तो इन्हें माना क्या जाना चाहिए, वास्तव में अपराध से बाहर करना चाहिए, और इनको असंज्ञेय को क्या माना जाना चाहिए, अपकृत्य। लेकिन हमारी सीआरपीसी ऐसे मामलों को भी ऑफेंस मानती है। तो 2L अभी नहीं देखना है, अब अगला आइए। धारा 2C में संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला दोनों परिभाषित है। तो संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला एक नहीं है, याद रखिएगा। अब यही दिमाग में लगाना है और समझना है। संज्ञेय अपराध अलग है और संज्ञेय मामला अलग है। जब कोई घटना होती है तो या तो उस घटना में एक अपराध हो सकता है या एक से अधिक। जब किसी घटना की सूचना दी जाती है तो जो रिपोर्ट दर्ज होती है वह एक अलग अलग अपराधों की न होकर पूरे मामले की होती है। तो एक उदाहरण से फिर समझिए, अच्छे से इसको समझिएगा। मामला और अपराध में अंतर बताया जा रहा है। यही उदाहरण कोई पूछे तो बताइएगा, और तुरंत आपका 155 का क्लाज 4 भी जोड़ना, हम जोड़ेंगे। देखिए भाई, ए बी के घर में प्रवेश करता है तो ऐसी दशा में पहला अपराध कौन कर दिया, हाउस ट्रेसपास या गृह अतिचार, बिना अनुमति के प्रवेश किया। जब घर में घुसा तो ए बी का क्या फोड़ दिया, टीवी, तो दूसरा अपराध कौन कर दिया, रिश्ती। और तीसरा क्या काम किया कि घड़ी धीरे से लिया, चंपत हो गया, तो कौन सा अपराध कर दिया, थेफ्ट या चोरी। अब दिमाग में आपको ये बैठाना है कि घटना या मामला या संव्यवहार या ट्रांजैक्शन एक है कि एक से अधिक, एक। लेकिन एक घटना में अपराध कितने हुए, 3। कितने अपराध, तो बस यहीं पकड़ लीजिए। अलग अलग अपराधों को अपराध कहा जाएगा और पूरी घटना को जब हम एक साथ ले लेंगे तो यही क्या कहलाएगा, मामला। तो अलग अलग अपराध, ये एक क्या हो गए, अपराध, और पूरे को हम एक साथ घटना को ले लिए तो ये पूरी घटना क्या हो गई, मैटर। तो सूचना जब अपराध की देंगे कि ये अपराध हो गया, तो जो रिपोर्ट दर्ज होगी एक अपराधों की अलग अलग नहीं, 3 FIR NCR नहीं दर्ज होगा, FIR एक ही दर्ज होगा। और आपका, क्योंकि रिपोर्ट मामले की दर्ज होती है, अलग अलग अपराधों की नहीं। तो अब कोई समस्या हो तो बताइए भाई। मामला मतलब फिर मैं बता दूं, पूरी क्या घटना, और अपराध मतलब अलग अलग। तो जब मुकदमा दर्ज होगा तो बताइए किसका दर्ज होगा, अलग अलग 3 है आपका मुकदमा दर्ज होगा कि एक ही, एक ही, 3 नहीं, मुकदमा दर्ज होगा किसका, मामले का। अब आगे बढ़िए, तुरंत आपका 155 का क्लाज 4 ऐड करना पड़ेगा। यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध है, खूब पूछा जाता है, मेंस में भी अलग से भी पूछा जाता है। यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध हुए हैं तो ऐसी दशा में यदि कम से कम अगर एक अपराध भी संज्ञेय अपराध निकला तो पूरे मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार आप लोग कहावत कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी, तो उसी प्रकार अगर किसी मामले में, किसी घटना में, इस घटना में हमने कितने अपराध कराए, 3। अगर तीनों अपराधों में से कोई भी एक अपराध कैसा निकल गया, कांगनिजेबल या संज्ञेय, तो पूरे मामले को क्या माना जाएगा बताइए, तो संज्ञेय की असंज्ञेय, संज्ञेय। यानी कि यही एक लाइन अभी याद रखिए, फिर एक बार हम बता दें। यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध हैं और कम से कम एक अपराध क्या है, कांगनिजेबल, तो पूरे मैटर को हम क्या मानेंगे, संज्ञेय।
अब आगे चला जाए। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। इसमें पूरा समाज प्रभावित होता है, यानी कि विक्टिम या आहत या पीड़ित ही नहीं, ये माना जाता है कि ऐसे अपराधों से कौन इफेक्टेड हुआ है, पूरा समाज। संज्ञेय अपराध की सूचना भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है, और ऐसी सूचना किस धारा में दी जाती है, वह धारा, अब धारावार चलिए 7-8 धारा। संज्ञेय अपराध की सूचना भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को, यानी कि SHO को CRPC की धारा 154 के तहत दी जा सकती है। याद रखें, किस धारा के तहत? जब ऐसी सूचना दी जाती है तो इस सूचना को दर्ज किया जाएगा, और 154 के तहत संज्ञेय अपराध में जो सूचना दर्ज हुई है उसी को एक नाम देंगे स्पेशल FIR, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर इसको समझिए भाई। संज्ञेय अपराध में चूंकि पूरा समाज प्रभावित होता है, तो पहला नियम ये आया कि समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराध की सूचना दे सकता है। ऐसे अपराध की सूचना समाज का कोई व्यक्ति दे सकता है। किसको दिया जाएगा? भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी। भारत के मैं बता रहा हूँ, थाने के नहीं, याद रखें। किसको? भारत के। यानी कि अपराध हुआ है प्रयागराज में, तो आप दिल्ली में भी FIR दर्ज करा सकते हैं, ये याद रखें। यानी कि भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को दिया जा सकता है। ऐसी सूचना जब दर्ज कर ली जाती है तो आपका उसी को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन या FIR या रपट इब्तेदाई कहते हैं। प्राथमिकी कहिए, आपका FIR कहिए, प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहिए, उर्दू में रपट इब्तेदाई कहा जाता है। अब आगे बढ़ा जाए इसके। संज्ञेय अपराध में जो सूचना 154 के तहत दर्ज की जाती है वह आपका शब्दशः की जाती है, यानी कि हूबहू। ये नहीं कि थानेदार अपने मन से कर लेंगे। जो आपने सूचना दिया जिस भाषा में, उसी भाषा में क्या की जाएगी? हूबहू। 2013 में 154 में संशोधन हुआ है CRPC के, और ये बता दिया गया है कि अगर महिला के प्रति अपराध किया गया है और महिला जाकर थानेदार को सूचना देती है, तो ऐसी सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखी जाएगी। किसके द्वारा? महिला। ये लिखना पड़ेगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में FIR कौन लिखेगा? पुरुष पुलिस अधिकारी नहीं, कौन? महिला। यदि महिला बोलने में असमर्थ है तो इशारा करके अपने FIR दर्ज करा सकती हैं। असमर्थ हैं तो घर जाकर FIR दर्ज होगा, और एक द्विभाषिया और विशेष प्रबोधक रखा जाएगा जो महिला के आपका इशारा या संकेत को क्या करेगा? समझेगा। अगला ये नियम, चूंकि जो संज्ञेय अपराध में रिपोर्ट दर्ज होगी, अब तो आ गया ना कि FIR किस अपराध में, किस मामले में, संज्ञेय के असंज्ञेय? संज्ञेय। तो जो संज्ञेय अपराध में जो FIR दर्ज होगी वह 3 प्रतियों में होती है। कितने प्रति में? 3 प्रति में। संज्ञेय अपराध से चूंकि पूरा समाज प्रभावित होता है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संज्ञेय अपराधों में जो अभियोजन या मुकदमा या प्रोसिक्यूशन चलाता है वह पीड़ित नहीं चलाता, क्योंकि समाज की सुरक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है। अतः राज्य अपने नाम से
संज्ञेय अपराधों में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाता है। याद रखिए, आपको नहीं चलाना है, ये कौन चलाएगा? स्टेट। यानी कि संज्ञेय अपराधों में अभियोजन या मुकदमा पीड़ित द्वारा न चलाकर स्वयं कौन चलाती है? सरकार। और इसके लिए सरकार ने अब अधिवक्ताओं की फौज नियुक्त कर रखी है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सरकार की ओर से एपीओ साहब लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे? यानी कि जब एपीओ बनेंगे तो यही कार्य रहेगा कि संज्ञेय अपराध हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने कोर्ट में क्या भेजी? रिपोर्ट भेजी, और आप प्रयास करेंगे कि आपका अभियुक्त हम बहस करें और पुलिस का समर्थन करें और अभियुक्त को क्या दिलवाएं? सजा। लेकिन किस न्यायालय में एपीओ काम करेंगे? मजिस्ट्रेट। अगर न्यायाधीश का न्यायालय है तो वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक या आपका लोक अभियोजक काम करेंगे, और लोक अभियोजक वहाँ प्रयास करेंगे कि न्यायाधीश के न्यायालय में हम अभियुक्त को दोषी ठहराएं। यानी कि सरकार खुद मुकदमा लड़ेगी। किस मामले में? संज्ञेय मामले में। और प्रयास करेगी सरकार के अभियुक्त को क्या दिलवाया जाए? सजा। आपको लड़ना नहीं है, लेकिन असंज्ञेय में ऐसा नहीं होता। आगे बढ़िए संज्ञेय, अभी तो विशेषता। संज्ञेय, अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस को एक और पावर मिलता है कि पुलिस संज्ञेय अपराध का जो संदिग्ध व्यक्ति है उसको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अर्थात मजिस्ट्रेट के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने कैसा अपराध किया है संज्ञेय, तो पुलिस हस्तक्षेपी है। यानी कि पुलिस क्या करेगी? वारंट के बिना ऐसे अभियुक्त को क्या करेगी? गिरफ्तार। वारंट की आवश्यकता नहीं है, मैं बता दूं फिर, वारंट के बिना। अगला नियम आइए, अगर मामला संज्ञेय है तो पुलिस आपका संज्ञेय मामला कौन माना जाएगा? अब इस बिंदु पर चर्चा की जाए। तो हमने तो अभी संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला बताया, और ये बताया तो अगला जो शब्द है बेरट का कि ऐसा अपराध जिसमें कि प्रथम अनुसूची के तहत या अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकती है? गिरफ्तार। उसी को संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला माना जाए। तो प्रथम अनुसूची के तहत भी दिया है और अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के तहत, तो फिर प्रथम अनुसूची खोलना पड़ेगा। देखिए, नए लोगों को बता दिया जाए भाई प्रथम अनुसूची कैसे देखी जाती है, आज बता दिया जाए, क्योंकि नए लोग हो सकता है समझ ही ना पाए। लास्ट में निकालिए, जब धारा 484 खत्म हो जाए उसके बाद आप निकाल लीजिए। बेरक रखे हैं तो भाई धारा 484 के बाद निकालिए, और आज आपका भले थोड़ा कम चले, लेकिन ये भाई बार बार प्रथम अनुसूची आ रही है, तो सबसे अच्छा है कि आज उसको थोड़ा 2 मिनट डिटेल में क्या किया जाए। सेक्शन के बाद जब 484 समाप्त हो जाए तो उसके बाद देखिए निकाल लीजिए, तो सेक्शन के बाद भाई 484 के बाद निकालिए। देखिए यहाँ से निकालिए आप, जब आप 484 के बाद देखेंगे धारा के बाद अगले पेज पर, तो आपका एक खाका बना है, ऊपर लिखा है प्रथम अनुसूची, लिखा है प्रथम अनुसूची, फिर लिखा है अपराधों का वर्गीकरण, यानी कि ऑफेंस का क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर नीचे आएंगे तो फर्स्ट लिखा है भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध, यही तो लिखा है ना हेडिंग। यानी कि मैं फिर बता दूं, सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में 2 क्लाज हैं। जो पहला क्लाज है वह किसके लिए है? केवल आईपीसी के लिए। और जो दूसरा क्लाज है
वह किसके लिए कल बताया गया था? अन्य विधियों। तो अन्य विधि भी आज हम बता देते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये शुरुआती दौर में जानना जरूरी है। देखिए आपका 6 खाने बने हैं, नीचे आप देखेंगे तो कितने खाने बने हैं? 6। पहले में ऊपर दिया है सेक्शन या धारा। धारा जो यहाँ लिखी रहेगी वह आपका जो लिखी रहेगी वह आईपीसी की परिभाषा वाली धारा नहीं, जिन धाराओं में सजा का प्रावधान है। तो आईपीसी में फिर बता दिया जाए, अपराध शुरू होता है आईपीसी में धारा 107 से और दंड शुरू होता है 109। तो पहली धारा कौन लिखी गई है? 109। क्यों? क्योंकि अब परिभाषा वाली धारा यहाँ नहीं लिखी जाएगी। कौन सी? तो कोई दूसरा लिया जाए भाई आपका, माने उदाहरण देखिए आपका। तो सबसे पहले सेक्शन लिखा है, कौन? प्रथम हम खंड चल रहे हैं आपका, ऐसे बना लिया जाए। देखिए खाना बना लेना है भाई, ऐसे बना दिया जाए भाई। एक बार समझा, एक बार बता दिया जाए तब सही रहेगा, ताकि बार बार ये आएगा ये प्रथम अनुसूची और लोगों को समझने में क्या होगी। पहले आईपीसी की धारा लिखी है, तो कोई धारा हम भी लिखवा दें 302। मान लीजिए ये धारा क्रम से लिखी गई है तो हम 302 लिखवाते हैं। अब आपका जो दूसरा स्तंभ रहेगा उसमें अपराध लिखा रहेगा कि आखिर धारा 302 में कौन सा अपराध है। तो लिखा रहेगा क्या? हत्या। अब देखिए हत्या की परिभाषा, मर्डर की परिभाषा 300 में है, लेकिन मैं फिर बता दूं परिभाषा वाली धारा यहाँ नहीं लिखी जाएगी। जो लिखी जाएगी धारा वो कौन वाली? दंड वाली। तो हमने क्या लिखा? पहले 302 और दूसरे खंड में अपराध स्तंभ में है, तो क्या हमने लिख दिया? आपका अपराध। तीसरे खाने में या स्तंभ में आ जाइए, तीसरे में दंड लिखा है, यानी कि पनिशमेंट, यानी कि इस अपराध के लिए कितना दंड मिलेगा। तो हर एक अपराध के लिए कितनी सजा मिलेगी आप उसके आगे चौथे स्तंभ में देख सकते हैं आसानी से। पूरा आईपीसी न पढ़िए, प्रथम अनुसूची खोल कर देख सकते हैं। और लिखा है या तो मृत्युदंड या क्या? आजीवन कारावास। चौथा स्तंभ में आ जाइए। चौथा स्तंभ में या तो संज्ञेय लिखा रहेगा या असंज्ञेय। और पांचवा में बता ही दिया है, जमानती या अजमानती। और छठवां में कौन न्यायालय? विचारण। तो विचारण छोड़ दीजिए, अजमानती जमानती छोड़ दीजिए। अब हमें संज्ञेय असंज्ञेय पर आना है। देखिए भाई इसको, अर्थात यदि हम आईपीसी के तहत देखें तो आईपीसी के प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के स्तंभ नंबर 4 में कुछ अपराधों के आगे काग्निजेबल लिखा है और कुछ अपराधों के आगे क्या लिखा है? नॉन काग्निजेबल या असंज्ञेय। इसका मतलब ये हुआ कि जिन अपराधों के आगे क्या लिखा है? संज्ञेय, उसमें पुलिस अधिकारी को एक पावर मिलता है। कौन सा पावर? कि वह ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अभियुक्त को वारंट के बिना क्या कर ले? गिरफ्तार। अब कौन अपराध संज्ञेय बनाए गए हैं? दंड की मात्रा पर ये निर्भर नहीं करेगा, तो किस पर निर्भर करेगा? प्रभाव पर। ऐसे अपराध जिसका प्रभाव पूरे समाज पर होता है उनको क्या बना दी है आईपीसी? संज्ञेय। और ऐसे अपराध जिसमें कि जिसका प्रभाव पूरे समाज पर नहीं होता उसको आईपीसी सीआरपीसी क्या बनाती है? असंज्ञेय, साधारण। तो यहीं से आप निकालेंगे कहाँ से संज्ञेय असंज्ञेय डिसाइड होगा, यानी कि किस मामले में एफआईआर होगा और किस मामले में एनसीआर होगा, इसका निर्धारण आप यहीं से कर सकते हैं। अगर जो कहानी बताया है पीड़ित ने, अगर उसका वह जो अपराध है अगर उस धारा के आगे क्या लिखा है? संज्ञेय,
तो उसमें 154 CRPC के तहत क्या दर्ज होगा? FIR। और असंज्ञेय लिखा है तो CRPC की धारा 155 के तहत FIR नहीं, क्या होगा? NCR। यहीं से डिसाइड हो जाएगा, पूरा लिस्ट नहीं देखना है, प्रथम अनुसूची को खोल कर केवल क्या करना है देख लेना। आगे देखिए भाई, अब आपका यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ये तो भाई IPC के लिए हुआ। अन्य विधियों के तहत संज्ञेय अपराध किसे माना जाएगा? तो आज अन्य विधियों को भी डिटेल में देख लीजिए। अन्य विधि का मतलब कि IPC के अलावा भारत में जितने आपराधिक कानून हैं उन कानूनों को एक लाइन में हम क्या कहेंगे? अदर लॉ या अन्य विधि। IPC के अलावा अन्य विधि में दो विधियां होती हैं, एक विशेष विधि स्पेशल लॉ और दूसरा लोकल लॉ यानी कि स्थानीय। अब थोड़ा डिटेल में हम चलते हैं। विशेष विधि की परिभाषा 41 में दी गई है और स्थानीय विधि की 42। IPC की धारा की धारा 41 में स्पेशल लॉ परिभाषित है और 42 में कौन सा लॉ परिभाषित है? लोकल लॉ, स्थानीय विधि। अब ये अन्य विधियां हैं, इनके लिए कौन अपराध संज्ञेय होगा? ऐसी विधि में कौन असंज्ञेय होगा? इसके लिए CRPC की प्रथम अनुसूची का सेकंड क्लाज काम करेगा। प्रथम अनुसूची का कौन सा क्लाज? सेकंड। तो आप जब लास्ट में लिस्ट बनाते बनाते निकलेंगे और जब ये लिस्ट लास्ट होगी तो सेकंड दिया रहेगा, क्या लिखा रहेगा? एकदम अंतिम पन्ने पर अनुसूची में सेकंड जो क्लाज है वह किसके लिए है? IPC के लिए नहीं, किसके लिए? अन्य विधि। सेकंड क्लाज में एक बंटवारा है, ध्यान से देखिए। जिन अपराधों में दंड 3 वर्ष से कम है या केवल जुर्माना है उसे याद रखने लिखना पड़ेगा। जिन अपराधों में दंड 3 वर्ष से क्या है? कम है, उनको असंज्ञेय अपराध बनाया गया है। और जिनमें सजा 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक का कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो उनको क्या बनाती है CRPC? संज्ञेय। तो ये बिहार इंटरव्यू में इस बार पूछा गया था कई लोगों से कि आपका अदर लॉ के लिए ये कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा ऑफेंस संज्ञेय है और कौन असंज्ञेय? कई लोगों से पूछा गया था। तो आपका जवाब होगा इसका निर्धारण CRPC की प्रथम अनुसूची के सेकंड क्लाज से किया जाएगा। तो क्या पैमाना है आगे पूछे तो एक पैमाना बताइएगा। ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो या 3 वर्ष या 3 वर्ष से क्या हो अधिक का कारावास का दंड हो उन्हें संज्ञेय बनाया गया है। और ऐसे अपराध जिसमें 3 वर्ष से कम का दंड है या केवल जुर्माने का दंड है ऐसे अपराधों को क्या बनाया गया है? असंज्ञेय। रट कर जाइएगा। अगला देखिए नियम आपका, ये हमेशा रट कर जाइए। ऐसी दशा में अब फिर क्वेश्चन बनता है कि लेकिन यह जो नियम है ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है और उस विशेष विधि या स्थानीय विधि में दिए गए विशेष प्रावधानों के अधीन है। अधीन कल भी मैं बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट याद रखे, थोड़ा कठिन है इधर। यानी कि जैसे SC ST एक्ट हुआ, दंड की मात्रा मान लीजिए 6 माह है, साल भर है, लेकिन उस कानून में स्पष्ट लिख दिया गया कि ये अपराध संज्ञेय होंगे तो CRPC वहाँ अप्लाई नहीं होगी। 3 साल वाला दिमाग न लगाइएगा। जब SC ST एक्ट में लिख दिया गया कि भले ही दंड की मात्रा 6 माह है लेकिन ये अपराध संज्ञेय होंगे। संज्ञेय का मतलब कि पुलिस वारंट के बिना क्या करेगी? अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी। और समस्या आई थी प्रारंभिक पूछताछ की जाए, जांच माने प्रारंभिक आपका देख लिया जाए
कि क्या अपराध बनता है कि फर्जी है, तो आपका हंगामा हुआ और हंगामा के बाद कानून में SC/ST एक्ट में बदलाव लाया गया कि भाई आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना प्रारंभिक जांच पड़ताल किए डायरेक्ट गिरफ्तारी न की जाए। तो काफ़ी हंगामा मचा, आंदोलन हुआ और फिर संसद ने कानून में संशोधन किया कि प्रारंभिक जांच पड़ताल के बिना डायरेक्ट क्या होगा, गिरफ्तारी। और चूंकि संज्ञेय अपराध हो गया तो सतर्क ही रहना है कि 2C का नियम, संज्ञेय अपराध हो गया तो पुलिस वारंट के बिना क्या करेगी, गिरफ्तार कर लेगी। तो ये आपका जो संज्ञेय अपराध किसे माना जाएगा, ये आपका इसको निर्धारित करने के लिए प्रथम अनुसूची में जाना पड़ेगा। फिर मैं लास्ट में बता दूं आपका, अगर IPC के तहत संज्ञेय अपराध वे माने जाएंगे, अर्थात जिसमें कि पुलिस क्या कर सकते हैं वारंट के बिना गिरफ्तार, जिसका उल्लेख CRPC के प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के स्तंभ नंबर किसमें दिया है, 4 में। जिन धाराओं के आगे क्या लिखा है, संज्ञेय। अन्य विधियों के तहत संज्ञेय उन्हें माना जाएगा जिनका उल्लेख CRPC के प्रथम अनुसूची के सेकंड क्लाज में किया गया है। उसमें दंड के आधार पर बंटवारा है, 3 वर्ष से कम की सजा तो असंज्ञेय पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार, लेकिन 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा है तो क्या माना जाएगा, संज्ञेय। लेकिन लास्ट में एक लाइन जरूर लिखिएगा कि यह नियम उस विशेष या स्थानीय विधि में दिए गए विशेष प्रावधानों के क्या है, अधीन। यानी कि अगर उसमें अलग नियम दिया है तो CRPC का नियम काम नहीं करेगा। 1-2 लाइन और है, संज्ञेय कम से कम समाप्त हो जाए भाई, बहुत लंबा है। संज्ञेय अपराध में आपका याद रखिए अगला, पुलिस को शक्ति प्राप्त है कि वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना स्वतः अपने आप तफ्तीश शुरू कर सकते हैं, विवेचना शुरू कर सकते हैं। और सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा 156 का क्लाज कौन 1, यानी कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा के, बिना न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के क्या कर सकती है, साक्ष्य एकत्र करना शुरू कर सकती है। ये कौन सी धारा बताती है CRPC की, 156 का कौन सा क्लास 1। फिर 156 का क्लास 3 भी इसी में आपको कवर करना है, 2 लाइन। यदि संज्ञेय मामला है तो मजिस्ट्रेट FIR का आदेश दे सकता है थानेदार को कि आप इस मामले में क्या दर्ज करिए 154 के तहत FIR और अन्वेषण करिए। तो मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण का आदेश किस धारा में दिया जाता है, संज्ञेय अपराध में 156(3). तो स्वतः अन्वेषण पुलिस कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। किसमें पावर है, और मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण 156(3), यानी कि संज्ञेय अपराध में। फिर याद रखिए, पुलिस अपने आप भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी। पुलिस अपने आप भी गिरफ्तार कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी। यानी कि बहुत बड़ा पुलिस को पावर दिया गया है कि वारंट के बिना किसी व्यक्ति को क्या करे, गिरफ्तार। सीधे इसके उल्टा आपका असंज्ञेय में मिलेगा। तो कल जो पढ़ाया जाएगा भाई असंज्ञेय और संज्ञेय दिमाग में रखिएगा। कल आप लोगों से पूछा भी जाएगा और आप लोग ही बताएंगे कि असंज्ञेय में क्या होगा। सीधे इसका क्या करिएगा, दिमाग उल्टा चलाइएगा। और तब दोनों में 15 अंतर भी खूब पूछा है। कल क्लास चलेगा भाई। देखिए अभी लोग आपका माइनर रेट 1-2 दिन बाद लगाया जाएगा भाई। थोड़ा शरीर उतना एकदम सही नहीं है, इसीलिए कम चल रहा है। शाम को भी कुछ कम चल रहा है, सुबह भी कम चल रहा है। 1-2 दिन में कुछ सही हो शरीर तो पूरा चलाया जाए 1 बजे तक। रोक दीजिए हो इसका।
रिकॉर्ड हुआ ना, भेज दीजिए इसको।